हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट करना है, वो इम्प्लीमेंट करना है एप्लीकेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूआई सर्च कंट्रोलर। और इस एग्जांपल के अंदर हम स्कोप बार को भी जो है वो यूज़ करेंगे ताकि स्कोप बटन्स की हेल्प के साथ यूज़र जो है वो डेटा को कैटेगरी वाइज जो है वो सर्च करवा पाए एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। आप देख सकते हैं मैंने एक ज्वेलरी शॉप के रिलेटेड जो एप्लीकेशन का डिज़ाइन है वो यहाँ पे रेडी किया है। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हमने डेटा को एक रो के अंदर दो कॉलम्स की फॉर्म के अंदर यहाँ पे इस तरीके से इस तरीके से डेटा को डिस्प्ले करवाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन व्यू। और अगर मैं ऊपर सर्च बार के अंदर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च बार के नीचे जो आप स्कोप बार देख रहे हैं ये बेसिकली हमने यूआई सर्च कंट्रोलर की हेल्प से इम्प्लीमेंट की है। और आप देख सकते हैं स्कोप बटन्स की हेल्प के साथ हमने डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हुई हैं एज ए स्कोप बटन्स। तो आप देख सकते हैं अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने रिंग स्कोप बटन के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास जो डेटा है वो फिल्टर्ड हो चुका है और ओनली प्रोडक्ट्स जो कि रिंग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं कलेक्शन व्यू के अंदर। अगर मैं किसी और कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने एयर रिंग के ऊपर क्लिक किया, तो अब देख सकते हैं जो डेटा है वो फिर से चेंज हो चुका है कलेक्शन व्यू में। अब एयर रिंग कैटेगरी के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। और इस तरीके से हम कैटेगरी वाइज भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं स्कोप बटन्स की हेल्प के साथ। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूं और अब यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट का जो नेम है वो लिखने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने विक्की यहाँ पे लिखा, तो आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके प्रोडक्ट नेम के अंदर विक्की जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे सर्च होने के बाद कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले हो चुका है। तो अब जो ऑल पे मैंने क्लिक किया, इसका मकसद यही है कि जो डेटा सर्च हो रहा है वो बेसिकली कंप्लीट जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जो मिक्स्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो है डेटा को सर्च किया जा रहा है। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने एयर रिंग के ऊपर क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे इलोरा लिखने की कोशिश की, तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास जो डेटा सर्च होके डिस्प्ले हुआ है वो बेसिकली एयर रिंग कैटेगरी को बिलोंग करता है और उसके प्रोडक्ट नेम के अंदर इलोरा जो एक सब स्ट्रिंग है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर भी डेटा को सर्च करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कोप बटन्स। तो चलिए, जैसे ही मैं इस कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब आप देख सकते हैं फिर से पर्टिकुलर जो भी स्कोप बटन हमने यहाँ पे क्लिक किया होगा उसका जो सारा डेटा है पर्टिकुलर कैटेगरी का वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड को टॉगल करके दिखाऊं तो आप जान पाएंगे कि मैंने यहाँ पे एक और चेंजेस की हैं कीबोर्ड के लेआउट के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सर्च बटन जो है वो डिस्प्ले होता है, मगर हमने सर्च बटन की जगह पे यहाँ पे डन बटन को जो है वो डिस्प्ले करवाया है। तो ये चेंजेस आपने किस तरीके से करनी है जब हम कोडिंग करेंगे तब आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वर्किंग हमारी एग्जाम्पल की, लाइव एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। अब इस एग्जाम्पल के रिलेटेड थ्योरी में जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी आपके लिए जानना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्लास आती है जिसका नेम है यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास। तो ये बेसिकली आईओएस के अंदर बिल्ट इन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ जो सर्च वाला इंटरफेस है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं।
और इस UI सर्च कंट्रोलर क्लास के अंदर हमें जो UI सर्च बार है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, जिसकी हेल्प के साथ आप सर्च बार जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूज़र जो है सर्च के रिलेटेड जो टेक्स्ट है उसको टाइप कर सकता है इस सर्च बार के अंदर। हमें सर्च कंट्रोलर के साथ डेलीगेट और प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना पड़ता है, और आज की एग्जांपल के अंदर हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है उसको भी यूज़ करेंगे, जिसका नेम है UI सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसका नेम है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड, जो कि रिपीटेडली कॉल होता है ऑटोमेटिकली जैसे यूज़र इस सर्च बार के अंदर कुछ भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। इस सर्च बार पे क्लिक करते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हूप, और आप देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट जिनके नेम के अंदर ये वाला जो सब स्ट्रिंग मैंने टाइप किया है ये एग्जिस्ट करता है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्च्ड होने के बाद कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले हो चुके हैं। तो ये जो फ़िल्टर करने की या फिर सर्च्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा को, ये किसकी है, किस मेथड की है, इस अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम के मेथड की। तो ये भी किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है हम प्रैक्टिकली जानेंगे आज की एग्जांपल के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं स्कोप बार की। तो स्कोप बार बेसिकली सर्च बार के साथ ऐड की गई है iOS के अंदर, जिससे आप जो सर्चिंग का स्कोप है उसको इन्हांस कर सकते हैं, उसको और भी रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्कोप बार के अंदर हमें स्कोप बटन्स अवेलेबल होते हैं जिनकी हेल्प के साथ यूज़र जो भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा वो डेटा को कैटेगरी वाइज भी जो है वो सर्च कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी थ्योरी के रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए। तो अब हम जो है प्रैक्टिकली आज की एग्जांपल कैसे इम्प्लीमेंट करनी है वो देखेंगे। तो एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ से शुरुआत करेंगे। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप यहाँ से सिलेक्ट रहने देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का आप कोई भी नेम जो है वो दे सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से जो नेम है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ आज की एप्लीकेशन को। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और चलिए अपने लैपटॉप के अंदर आप कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको सेव कर देता हूँ। चलिए इस फोल्डर को क्रिएट करते हैं और इस पूरे का पूरे फोल्डर में पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का मेरे पास वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एप्लीकेशन को इसी तरीके से ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई भी किसी किस्म की जो दिक्कत है वो आती है प्रोग्रामिंग में, तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी का जो रिस्पांस है, जो भी सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। तो चलिए पहले एप्लीकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है जो आप यहाँ पे ज्वेलरी की इमेजेस देख रहे हैं, ये सारी इमेजेस आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर इस असेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे होनी चाहिए।
तो मैंने जो इमेजेस है वो पहले से ही गूगल से या किसी भी आप वेबसाइट से जो है उसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने सारी इमेजेस पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इमेजेस जो हैं आप किसी भी डायमेंशन की जो है वो ले सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने इन सारी इमेजेस को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और माउस की हेल्प के साथ इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और मैं वन बाय वन हर एक फोल्डर को ओपन करूँगा और इन सभी इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊँगा असेस्ड फोल्डर के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो 20 इमेजेस थी वो सारी इमेजेस मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर दी हैं। अब हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो शुरू करते हैं। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। तो चलिए अब आपने इस स्टोरी बोर्ड के अंदर इस व्यू कंट्रोलर के ऊपर इस डॉट को सिलेक्ट करना है और एम्बेड इन आइकॉन के थ्रू यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर को ऐड करना है। अब आप देख सकते हैं नेविगेशन कंट्रोलर जो है एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ अटैच हो चुका है। इसे मैं अलाइन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और अब हमने इसको जूम फिर से उसी पोजीशन में करना है। और अब आप देख सकते हैं अब नेविगेशन आइटम को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है आउटलाइन विंडो के थ्रू, डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के थ्रू एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसके टाइटल के अंदर आप आज की एग्जांपल का जो भी नेम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं कुछ ज्वेलरी शॉप ऐप इस तरीके से नेम जो है वो टाइटल को प्रोवाइड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं डेटा को हमने किस तरीके से ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो ये बेसिकली हमने कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ किया है। तो अब लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइब्रेरी आइकॉन पे और यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करेंगे कलेक्शन। तो आप देख सकते हैं पहला यूआई एलिमेंट जो कि है कलेक्शन व्यू वो आ चुका है। इसको मैं माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूं कि जो कलेक्शन व्यू है वो मेरे मोबाइल की जो रिमेनिंग स्पेस है उसको कवर अप कर पाए पूरे के पूरे स्क्रीन को। तो उसके लिए मुझे इस कलेक्शन व्यू के ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन के थ्रू चारों साइडों से 0 0 जो है वो एंटर कर देता हूँ और इसे ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट इस कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट रहने दें, साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाएं और सेल का जो साइज़ है उसकी विड्थ आपने देनी है 200, हाइट देनी है 250, मिनिमम स्पेसिंग सेल के लिए आपने देना है 5, लाइंस के लिए 5, सेक्शन इनसेट आपने टॉप पे देना है 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब आपने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और आइडेंटिफायर का नेम आपने यहाँ पे देना है सेल। वैसे आप नेम कोई भी यहाँ पे दे सकते हो मगर जो नेम आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जब मैं कोडिंग के अंदर इसको यूज़ करूँगा तब मैं आपको फिर से दोबारा एक बार रिमाइंड करवा दूँगा। तो चलिए अब आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने हर एक सेल के अंदर एक इमेज और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो नेम है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ लेबल। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी सेल के अंदर लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से सेल के अंदर और इसको रीसाइज करते हैं। और अब हमने साइज इंस्पेक्टर के थ्रू इस इमेज की जो विड्थ है वो प्रोवाइड करनी है 180, हाइट हमने देनी है 175 और इसको अब हमने अलाइन करना है कुछ इस तरीके से हॉरिजेंटली सेंटर में। और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू हमने एक इमेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट लगा के देख लेनी है ताकि आपको पता चल पाए कि इमेज जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब हमने लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू यहाँ पे सर्च करना है लेबल और इस लेबल को भी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस सेल के अंदर और इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दें और इसे आप इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर दें ताकि प्रोडक्ट का नेम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर एग्जिस्ट कर पाए। अलाइन करते हैं सेंटर में, फॉन्ट इसका 15 कर दें, टी बटन पे प्रेस करने के बाद इसका जो स्टाइल है वो आप बोल्ड कर दें, डन पे क्लिक करें और लेबल के अंदर आप कुछ भी लिख के देख रहे हैं एयर रिंग
और जो कलर है वो आप कोई भी ले सकते हैं, मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। अब मैं जो लाइंस वाली प्रॉपर्टी है इसको ज़ीरो कर रहा हूँ, क्योंकि हमने डेटा को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना है, इसलिए मैंने इसकी प्रॉपर्टी को कर दिया ज़ीरो लाइंस वाली। अब इस लेबल और इस इमेज व्यू के ऊपर हमने कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करेंगे, इस कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले जो चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे और ऊपर हमने इस तरीके से 10 एंटर करना है और यहाँ पे भी आपने फिर से 10 एंटर करना है और लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों ही 10 करने हैं और हाइट जो है वो यहाँ पे इस तरीके से मार्क करना है इस चेक बॉक्स को और ऐड करना है इन कंस्ट्रेंट्स को इमेज व्यू के ऊपर। अब इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं, फिर से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करते हैं, इस चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे और फिर से ऊपर टॉप पे 10, लीडिंग पे 10, ट्रेलिंग यहाँ पे 10 और हाइट जो है वो आपने करनी है 40, क्योंकि डेटा को हमने मल्टीपल लाइंस में जो है वो डिस्प्ले करवाना है और इनको ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए आप देख सकते हैं हमने कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर दिए हैं। अब हमने इन दोनों UI एलिमेंट्स के जो IB आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं, मगर IB आउटलेट्स क्रिएट करने से पहले हमें एक कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की जो क्लास है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ से ऐड करते हैं न्यू क्लास, प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कोका टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास और ऊपर जो क्लास का जो नेम है वो आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लास का नेम जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। जो मेरी कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास है वो बन चुकी है, मगर अब हमें इसे सेल के साथ जो है वो अटैच करना पड़ेगा। तो सेल के साथ किस तरीके से अटैच करना है उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। इस कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल है इसको सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो क्लास का नेम है, जो क्लास अभी आपने क्रिएट की उसका क्लास का नेम जैसे ही आप टाइप करने की कोशिश करेंगे पूरे का पूरा नेम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगा। आपने एंटर प्रेस करना है और फाइल आपकी जो क्लास है आपकी वो अटैच हो चुकी है सेल के साथ। अब हम IB आउटलेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो पहले सेव कर लेते हैं इसे एक बार। अब मैं IB आउटलेट क्रिएट करने के लिए अपना जो फेवरेट मेथड है वो यूज़ करूँगा असिस्टेंट एडिटर के थ्रू। तो इस जो आप देख सकते हैं दो यहाँ पे सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर पे जाने का आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। असिस्टेंट एडिटर ओपन हो चुका है, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप जो IB आउटलेट कैसे क्रिएट करते हैं वो क्लियरली देख पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर, मगर आपने कौन सी क्लास यूज़ करनी है, माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो उसके लिए ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू अपनी क्लास जो है वो ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास जो है वो मेरी आ चुकी है। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस तरीके से और यहाँ पे मैं नेम प्रोवाइड करूँगा माई इमेज, IB आउटलेट का नेम। कनेक्ट करते हैं और फिर से इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल। तो IB आउटलेट के नेम जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, बस आपको कोडिंग के अंदर जो है वो सेम नेम यूज़ करने पड़ेंगे। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का भी IB आउटलेट क्रिएट करना है, मगर उसके लिए हम मैनुअल की जगह पे यहाँ पे फिर से मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो क्लास ओपन करेंगे वो करेंगे व्यू कंट्रोलर क्लास, और इस व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर हम इस कलेक्शन व्यू का IB आउटलेट जो है वो क्रिएट करेंगे। फिर से इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे नेम प्रोवाइड करेंगे माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब मेरा जो IB आउटलेट है कलेक्शन व्यू का वो बन चुका है। अब फिर से हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल को मैं अनहाइड करता हूँ और एक बार सभी फाइल्स को सेव कर लेते हैं।
अब आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन के अंदर हमने किस तरीके से कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो आप सोचेंगे ये डेटा कहाँ से आया, तो ये डेटा हमने बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से जो है वो यूज़ किया है। ऑब्जेक्ट्स की जो एक एरे है वो यहाँ पे यूज़ की है एज ए डेटा सोर्स। तो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक क्लास जो है वो होनी चाहिए। तो आज की एग्जांपल के लिए हम एक कस्टम क्लास या फिर यूज़र डिफाइंड क्लास जिसे कहते हैं वो क्रिएट करेंगे। तो वो क्लास कैसे क्रिएट करनी है अब हम देखेंगे यहाँ पे। उसके लिए प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल ऐड करेंगे और यहाँ पे स्विफ्ट फाइल को ऐड करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो स्विफ्ट फाइल का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ ज्वेलरी डेटा और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से, क्लास ज्वेलरी डेटा, और उसके अंदर जो डेटा मेंबर्स होंगे वो 3 तरह के हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम, उसको स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट की इमेज, इसको भी स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट की टाइप, इसको भी स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक इनिशियलाइज़र यूज़ करेंगे और इनिशियलाइज़र के अंदर 3 पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे स्ट्रिंग टाइप के। और एक्चुअल वेरिएबल जो हमारे ऊपर आप देख सकते हैं डेटा मेंबर, उनको इन पैरामीटर की वैल्यू के साथ सेट करेंगे। इस तरीके से आप देख लें फिर से, प्रोडक्ट इमेज इक्वल टू पी इमेज, प्रोडक्ट नेम इक्वल टू पी नेम, प्रोडक्ट टाइप इक्वल टू पी टाइप। चलिए, तो अब आप देख सकते हैं मेरी जो कस्टम क्लास या यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो बन चुकी है। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और अब हमने इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। ऑब्जेक्ट्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जितनी नंबर ऑफ इमेजेस आपके पास इस असेस्ड फोल्डर में होंगी उतने ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए आप उनकी एक जो है एरे क्रिएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस फाइल को सेव करता हूँ, व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं या एरे कह सकते हो, क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट लिस्ट नाम की एरे होगी। किस टाइप की होगी, जो हमने क्लास क्रिएट की है ज्वेलरी डेटा उस टाइप की होगी। इसको एज ए ब्लैंक जो है एरे क्रिएट करेंगे। तो इस कमेंट वाली लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब इस एरे के अंदर, प्रोडक्ट लिस्ट एरे के अंदर डेटा को फिल करवाने के लिए मैं अलग से एक मेथड जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा। और इसके अंदर आपको मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊंगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने सेम उसी वे के साथ क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट आइटम 1 इक्वल टू ज्वेलरी डेटा। उसका इनिशियलाइज़र यूज़ करेंगे, पहले उसको प्रोडक्ट का नेम पास करेंगे, फिर प्रोडक्ट की इमेज का नेम, फिर प्रोडक्ट की टाइप, और प्रोडक्ट लिस्ट में इसे अपेंड करेंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए एक प्रोडक्ट का नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला ही हमारे पास है द रैना रिंग, और इसकी जो इमेज का नेम है वो है रिंग 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको असेस्ड फोल्डर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंग 1 जो इमेज है ये बेसिकली उस प्रोडक्ट की है जो हमने यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की टाइप है वो हमने लिखनी है रिंग। तो हमारा पहला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बन चुका है एक इमेज के लिए। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे 20 इमेजेस अवेलेबल हैं। तो हर एक इमेज के लिए अलग से आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसे अपेंड करना है इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। तो चलिए, मेरे पास कोड जो है वो पहले से ही मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है इस फिल डेटा मेथड का, और इसलिए क्रिएट किया है ताकि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा टाइम जो है वो सेव हो पाए, क्योंकि बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने सेम इसी वे के साथ जो है वो ईजिली क्रिएट करने हैं। तो चलिए, कोड मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मैं कमांड वी के थ्रू पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने आइटम 1, आइटम 2 यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें।
ज्वेलरी डेटा के अंदर पहले हमें यहाँ पे पी टाइप यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे हमने पी इमेज को यूज़ करना है क्योंकि जो कोड मैंने पहले क्रिएट किया था उसमें जो इनिशियलाइज़र है वो कुछ इस तरीके से मैंने क्रिएट किया था। चलिए वहाँ पे यहाँ पे चेंज करने से ज़्यादा बेटर है कि हम यहाँ पे क्लास के अंदर ही जो है वो चेंज कर दें। तो अब मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसको मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ सारे के सारे कोड को और यहाँ पे दोबारा से कमांड वी के थ्रू पेस्ट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कोई भी एरर जो है वो नहीं है। आइटम 1 आइटम 2 इस तरीके से मैंने 20 आइटम्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए हैं और हर एक आइटम को मैंने प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो है वो अपेंड कर दिया है। तो आप इजीली जो है इस तरीके से कोड जो है फिल डेटा का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमने इस फिल डेटा को कॉल कहाँ पे करना है, उससे पहले आप देख लें मैंने एक रिंग कैटेगरी क्रिएट की है, एक एयर रिंग कैटेगरी क्रिएट की है, एक पेंडेंट कैटेगरी क्रिएट की है और एक सॉलिटरी कैटेगरी जो है वो क्रिएट की है। और अब हमने इस फिल डेटा को व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो मोबाइल के अंदर, आप यूज़र जो है एप्लीकेशन को स्टार्ट करें तो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू डिड लोड तो एग्जीक्यूट होगा ही, उसी के साथ फिल डेटा भी जो है वो आपका कॉल हो जाएगा और आपका सारे का सारा एरे के अंदर डेटा जो है वो बन पाएगा एज ए डेटा सोर्स जिसे बाद में हम कलेक्शन व्यू के साथ ही यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम फर्दर कोडिंग करते हैं। आगे क्या करना है अब देखते हैं, क्योंकि फिल डेटा तो हमने क्रिएट कर दिया है। चलिए यहाँ पे अब हम अपना जो नेक्स्ट कोड है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे एक और एरे जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक एरे और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। किस टाइप की होगी, ज्वेलरी डेटा टाइप की होगी ये भी, और इसको भी हम जो है ब्लैंक एरे की तरह जो है वो डील करेंगे। तो यहाँ पे हमने सर्च डेटा जो एरे है वो क्यों यूज़ की, क्योंकि जब भी यूज़र सर्च बार के अंदर कोई भी डेटा सर्च करने की यहाँ पे कोशिश करेगा तो आप देख सकते हैं जो सर्च होके डेटा यहाँ पे कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले हुआ है उसे हमें किसी ना किसी एरे के अंदर टेम्परेरी स्टोर करना पड़ेगा। तो उसी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक एरे जो है वो अलग से यूज़ कर रहा हूँ जिसका नेम है सर्च्ड डेटा। तो चलिए अब हम यहाँ पे दो बूलियन वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। सबसे पहला है सर्चिंग और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है वो फॉल्स करेंगे। और जब भी यूज़र इस सर्च बार के अंदर कोई भी डेटा सर्च करने की कोशिश करेगा तब हम इस बूलियन वेरिएबल को ट्रू करेंगे ताकि कोडिंग के वक्त कहीं पे भी हमें इस बात को डिटेक्ट करना हो कि सर्चिंग यूज़र कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस बात की जो कंफर्मेशन है वो हम इस सर्चिंग वाले वेरिएबल से जो है वो कर पाएंगे। अब हम एक और बूलियन वेरिएबल जो है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं जो कि है स्कोप बटन प्रेस्ड नाम का, और इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट हम करेंगे फॉल्स। तो ये भी बेसिकली जब यूज़र यहाँ पे डेटा को सर्च करने की कोशिश करेगा सर्च बार के अंदर, हो सकता है वो पहले ही किसी स्कोप बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दे जिससे हमें जो डेटा है वो सर्च करने की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, मगर वो किस कैटेगरी वाइज जो है वो डेटा होगा। तो इसी चीज़ को हम डिटेक्ट करना हो कि यूज़र ने कहीं सर्च करने से पहले स्कोप बटन प्रेस तो नहीं किया, तो वो सारी डिटेक्शन जो है वो हम इस वेरिएबल से कोडिंग के अंदर कहीं पे भी जो है वो कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे अपना मेन कंपोनेंट यूज़ करते हैं सर्च कंट्रोलर, और यहाँ पे क्लास हम यूज़ करेंगे सर्च कंट्रोलर क्लास, और जो इनिशियलाइज़र हमने यूज़ करना है वो 3rd नंबर वाला करना है और इसको नील पास करना है। अब आप कहेंगे यहाँ पे नील हमने क्यों पास किया, क्योंकि अगर आप ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करना जा रहे हैं जिसके अंदर आप जिस व्यू कंट्रोलर में डेटा को सर्च कर रहे हैं और सर्चिंग करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो सेम व्यू कंट्रोलर में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पे नील पास करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस व्यू कंट्रोलर में मेरा सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो जो सर्च्ड डेटा है वो भी सेम व्यू कंट्रोलर में जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नील पास किया। अगर कुछ ऐसी एप्लीकेशन आप डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें आप एक व्यू कंट्रोलर में डेटा को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे व्यू कंट्रोलर में उसका जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको
जिस व्यू कंट्रोलर में आप डेटा को डिस्प्ले करवाने की कोशिश कर रहे हैं सर्चिंग के बाद, आपको उस व्यू कंट्रोलर का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इस एप्लीकेशन को इजी करने के लिए मैं यहाँ पे नील पास कर रहा हूँ। अब हमने इस सर्च कंट्रोलर के ऊपर जो है ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो उन कॉन्फ़िगरेशंस को करने के लिए मैं अलग से एक मेथड जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइवेट फंक्शन कॉन्फ़िगर सर्च्ड कंट्रोलर। और अब हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए सबसे पहले करना है सर्च कंट्रोलर डॉट लोड व्यू इफ़ नीडेड मेथड को कॉल करेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हमने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो हमें सर्च रिज़ल्ट अपडेटर जो कि है यहाँ पे जिसको प्रोटोकॉल या डेलीगेट कह सकते हैं, उसको सेल्फ के साथ सेट करना है। अब आपने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो डेलीगेट है वो भी आपने यहाँ पे सेट करना है सेल्फ के साथ। अब हम सर्च कंट्रोलर के अंदर एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी है ऑब्सक्योर्स बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको हमने करना है फॉल्स, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जब भी यूज़र यहाँ पे डेटा को सर्च करने की कोशिश करे तो आपका जो बैकग्राउंड पे व्यू कंट्रोलर है उसका जो व्यू है वो थोड़ा सा डिम हो जाए, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी फेड हो जाए, वो नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे इसको फॉल्स कर दिया है। और ऊपर दो एरर आपको नज़र आ रही होंगी, इन दो एरर्स को आपने अभी के लिए इग्नोर करना है, क्योंकि हमने नीचे अभी कहीं पे भी प्रोटोकॉल्स को यूज़ नहीं किया। तो जब प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे तब ये दोनों एरर्स जो हैं वो अपने आप चली जाएंगी। तो अभी के लिए इन दोनों एरर्स को आप इग्नोर कीजिए। अब हमने सर्च कंट्रोलर की जो सर्च बार है उसमें एक प्रॉपर्टी है अनेबल रिटर्न की, ऑटोमेटिकली आपने इसको फॉल्स करना है। और अब आपने सर्च कंट्रोलर की जो सर्च बार है उसकी जो रिटर्न की टाइप है उसको चेंज करना है, और यहाँ पे हम यूआई रिटर्न की टाइप के थ्रू डन जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो जैसे ही सर्च बार के अंदर मैं कीबोर्ड को टॉगल करूँगा तो आप देख पाएंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्लू कलर का जो बटन है वो सर्च बटन होता है, मगर हमने यहाँ पे डन बटन जो है वो डिस्प्ले करवाया है। तो ये बेसिकली हमने इन्हीं कोडिंग के थ्रू जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की जो है वो कोशिश की है। अब हम सर्च कंट्रोलर के थ्रू जो सर्च बार है उसके जो स्कोप बटन के टाइटल्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे और इसको एक एरे जो है वो पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं हर एक कैटेगरी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे एरे को जो है वो पास करूँगा। जैसे यहाँ पे है रिंग, एयर रिंग, पेंडेंट और यहाँ पे सॉलिटरी, और सेम जो नेम आपने यूज़ किया है वो ही आपने यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहली कैटेगरी होगी ऑल, कंप्लीट डेटा के लिए। अब होगा रिंग, अब होगा एयर रिंग, और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पेंडेंट, और लास्ट में सॉलिटरी। चलिए स्पेलिंग ज़रा आप ध्यान से देखना कि जो स्पेलिंग आपने पी टाइप के अंदर लिए हैं वो सेम स्पेलिंग आपके यहाँ पे मैच करने चाहिए, तभी जो डेटा है वो कैटेगरी वाइज जो है वो सर्च हो पाएगा। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे डिफाइन प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको ट्रू करेंगे ताकि सर्च बार प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। अब हम सर्च कंट्रोलर के थ्रू उसकी जो सर्च बार है उसका जो प्लेस होल्डर है उसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्च प्रोडक्ट बाय नेम। तो ये जस्ट प्लेस होल्डर जो है वो यूज़र को हिंट प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च बार के अंदर थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर के अंदर लिखा हुआ है सर्च प्रोडक्ट बाय नेम, तो ये बेसिकली प्लेस होल्डर है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट, उसका जो सर्च कंट्रोलर है उसको हम सेट करेंगे अपने सर्च कंट्रोलर के साथ। अब हम फिर से करेंगे नेविगेशन आइटम डॉट, उसकी एक प्रॉपर्टी है हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रॉलिंग, इसको हमने फॉल्स करना है ताकि जो सर्च बार है वो हम परमानेंटली डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ताकि यूज़र जितना मर्जी स्क्रॉल करे आपकी जो सर्च बार है वो हाइड नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी को जो है वो फॉल्स किया है। अब हम इस सर्च कंट्रोलर की जो कोडिंग है वो प्रॉपरली कर चुके हैं।
अब हमने इस मेथड को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए आपने यहाँ पे इस मेथड का नेम लिखना है फिल डेटा के बाद कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर। जब भी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी ऑटोमेटिकली व्यू डिड लोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके साथ फिल डेटा कॉल होगा और उसके बाद जो कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर है वो भी एग्जीक्यूट होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका सर्च कंट्रोलर जो है वो स्टार्टिंग में ही एप्लीकेशन के जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब हमने लास्ट में प्रोटोकॉल्स को डिफ़ाइन करना है, तो चलिए लास्ट में चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे अब हमने यूज़ करना है UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, UI सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल, और लास्ट में UI सर्च बार डेलीगेट। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स आपने यूज़ करने हैं, और इनको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। और ऊपर आप देख सकते हैं जो एरर्स हैं दोनों वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो चुकी हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है, और इन मेथड्स को कोड करना सबसे ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप कोई और फंक्शनैलिटी चाहते हैं तो आप प्रोटोकॉल्स में जो अदर मेथड्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कलेक्शन व्यू का, जिसमें पैरामीटर है नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पे कोड हम लिखेंगे इफ़ सर्चिंग वाला अगर वेरिएबल ट्रू है, या फिर और ऑपरेटर स्कोप बटन प्रेस्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न करेंगे जो हमारी सर्च्ड डेटा वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसकी काउंटिंग। और अगर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होता तो एल्स में हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट जो हमारी कंप्लीट एरे थी उसकी काउंटिंग। तो एक मेथड जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सेकंड वाला मेथड जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो आप चाहें तो इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड मेथड भी है कलेक्शन व्यू, मगर उसका जो पैरामीटर इम्पॉर्टेंट है वो है सेल फॉर आइटम ऐड। कहने का मतलब हर एक सेल के अंदर जो हमने यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवाया हुआ है, ये हर एक सेल हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये कोडिंग के थ्रू जो है हम बताएंगे। तो यहाँ पे अब हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग काफ़ी इजी है। सबसे पहले हम सेल की एक रेफरेंस लेंगे, सेल इक्वल टू, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू, रीयूजेबल सेल मेथड कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंडेक्स पाथ, और इसको टाइपकास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। तो अब हम आप पूछेंगे यहाँ पे सेल हमने कहाँ से लिया, तो आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। जब आपने कलेक्शन व्यू के अंदर जो ये यहाँ पे सेल था इसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो आप यहाँ पे देख पाए थे कि एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो आइडेंटिफायर का नेम है वो मैंने लिखा था सेल। तो जो नेम यहाँ पे यूज़ किया है सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो उसी नेम को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे फिर से इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। इफ़ सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है, या फिर स्कोप बटन जो है वो प्रेस किया हुआ है, तो अब हम इफ़ वाली स्टेटमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स वाली स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। लास्ट में हम रिटर्न करेंगे सेल। और इफ़ के अंदर अब हम क्या करेंगे, सेल की जो माई इमेज है उसकी इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, UI इमेज से आएगा। नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो एरे यूज़ करेंगे वो करेंगे सर्च्ड डेटा, और यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट रो, और कौन सा एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोडक्ट इमेज। और अब हम सेल के थ्रू यहाँ पे माई लेबल के थ्रू उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, सर्च्ड डेटा एरे में से आएगा, और यहाँ पे अब हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे, और यहाँ पे जो एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे वो करेंगे प्रोडक्ट का नेम। अब आपने इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसे एल्स में पेस्ट करना है कमांड वी के थ्रू,
और जो चेंजेस करनी है वो करनी है एरे की। एरे यहाँ पे अब हमने यूज़ करनी है प्रोडक्ट लिस्ट वाली कंप्लीट एरे, और यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट वाली कंप्लीट एरे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक सेल के चारों कॉर्नर पे हमने एक ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है वो यूज़ किया है। तो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर कैसे डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेयर, सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर। कलर कौन सा प्रोवाइड करेंगे, यूआई कलर को यूज़ करेंगे यहाँ पे ब्लैक कलर, और उसके सीजी कलर के थ्रू उसकी कन्वर्जन करेंगे। अब हम सेल के थ्रू फिर से लेयर के थ्रू उसका जो बॉर्डर की विड्थ है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं 2 वैल्यू ले रहा हूँ, आप कम या ज़्यादा वैल्यू जो है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो चलिए ये भी मेथड जो है वो हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप चाहें तो इसकी कोडिंग जो है वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब लास्ट में जो हमारा मेथड है सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड, जो कि है जब भी यूज़र यहाँ पे कुछ भी सर्च करने की कोशिश करेगा इस सर्च बार के अंदर, और जो डेटा यहाँ पे फिल्टर्ड होके आएगा वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा को सर्च करने की और उसे डिस्प्ले करवाने की वो किस मेथड की है, इसी मेथड की है, अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे जैसे यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप करने की जो है वो कोशिश करता है। तो यहाँ पे अब हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग के लिए सबसे पहले स्कोप बटन की रेफरेंस लेंगे। स्कोप बटन इक्वल टू सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स फोर्सली अनरैप करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट सर्च टेक्स्ट इक्वल टू सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट टेक्स्ट, क्योंकि हमने जो यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया होगा इस टेक्स्ट बार के अंदर, सॉरी इस सर्च बार के अंदर, वो हमने उसकी वैल्यू फैच करनी है, तो वो इसी तरीके से हम करेंगे। अब हम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू कहीं जो सर्च टेक्स्ट है वो ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक नहीं है तो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और नहीं तो हमारा एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारा जो टेक्स्ट है जो यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया होगा वो इस तरीके से वो ब्लैंक नहीं है, तो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इफ़ में हम कोडिंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स, और अब हमने सर्च डेटा जो सर्चिंग वाला वेरिएबल है उसे आपने ट्रू करना है। अब जो सर्चिंग डेटा वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसको पहले क्लियर करना है, ताकि पुराना डेटा जो है वो उसके अंदर फिर से रिपीट ना हो पाए। रिमूव ऑल वाला मेथड कॉल करेंगे। अब हमने फॉर लूप को यूज़ करना है, हर एक प्रोडक्ट को इटरेट करेंगे लूपिंग के थ्रू प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। और अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन और यूज़ करनी है, इफ़ स्टेटमेंट प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट नेम है उसको पहले लोड केस में कन्वर्ट करेंगे, और अब हम वहाँ पे मेथड कॉल करेंगे कंटेन्स, और इसको पास करेंगे सर्च टेक्स्ट, वो भी लोड केस में। और एक कंडीशन और यूज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है यूज़र ने डेटा को सर्च करने से पहले किसी स्कोप बटन के ऊपर जो है वो क्लिक किया हो, तो उस केस में हमें यहाँ पे एंड ऑपरेटर के थ्रू एक और कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी कंडीशन है। वो हमने करनी है प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट टाइप है वो अगर इक्वल है स्कोप बटन के, या फिर और ऑपरेटर स्कोप बटन जो है वो हमारा इक्वल है ऑल के, तो इस कंडीशन को भी हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करेंगे अपनी पहली कंडीशन के साथ। अगर दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं तो हम इफ़ वाले स्टेटमेंट, इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर सर्च्ड डेटा जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसमें अपेंड करेंगे डेटा कौन सा, जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे लूप के थ्रू जो है वो यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये थी हमारी इफ़ स्टेटमेंट, और इन केस यूज़र ने यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया तब हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। और यहाँ पे हम फिर से कंडीशन यूज़ करेंगे, कहीं देखेंगे स्कोप बटन प्रेस तो नहीं किया यूज़र ने, अगर किया है तो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो फिर से यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक भी जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो चलिए अगर स्कोप बटन प्रेस किया हुआ है तो हम यहाँ पे पहले जो हमारी सर्च डेटा वाली फिल्टर्ड एरे थी उसका पुराना डेटा क्लियर करेंगे।
फिर से स्कोप बटन की रेफरेंस लेंगे यहाँ पे सर्च कंट्रोलर की सर्च बार के थ्रू। यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे स्कोप बटन टाइटल्स, फोर्सली अनरैप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स। और इस तरीके से अब हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, हर एक प्रोडक्ट को इटरेट करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। और अब हम जो कंडीशन यूज़ करेंगे वो केवल कैटेगरी के लिए ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की टाइप इक्वल टू स्कोप बटन और ऑपरेटर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो अपेंड करेंगे डेटा, सर्च्ड डेटा जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसके अंदर। और डेटा कौन सा होगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। और जहाँ पे आपकी फॉर लूप बंद होती है उसके बाद आपने सर्चिंग वाला वेरिएबल करना है फॉल्स। माई कलेक्शन व्यू का डेटा जो है वो रिफ्रेश करना है, तो रीलोड डेटा उसका मेथड जो है वो हम कॉल करेंगे। तो ये भी कंडीशन जो है हमारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है इफ़ वाली। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कोडिंग इसकी नोट डाउन कर सकते हैं। एल्स में अब हम करेंगे, एल्स में भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हम करेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स और सर्च डेटा डॉट रिमूव ऑल वाला मेथड एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। और सर्च डेटा हमारा इक्वल किसके होगा, प्रोडक्ट लिस्ट के, इस तरीके से। और जहाँ पे आपकी ये वाली कंडीशन जो एल्स वाली कंडीशन जो है वो कंप्लीट होती है यहाँ तक, इसके बाद हम माई कलेक्शन व्यू को ये डेटा को एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे। रीलोड मेथड एग्जीक्यूट करवाने यहाँ पे होगा तो एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका माई कलेक्शन व्यू है वो उसका डेटा जो है वो रिफ्रेश हो पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का जो मेथड है वो भी कोडिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को पहले यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं इसकी, और अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हो सकता है सपोज यूज़र ने यहाँ पे कुछ सर्च किया और जैसे ही आप यहाँ पे कैंसिल बटन देख रहे हैं इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे, सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक्ड मेथड। और यहाँ पे हम पहले सर्चिंग को करेंगे फॉल्स। अब हम सर्च्ड डेटा जो गया है उसको क्लियर करेंगे रिमूव डेटा के थ्रू, और माई कलेक्शन व्यू को जो है एक बार रीलोड डेटा के थ्रू रिफ्रेश करेंगे डेटा को। तो चलिए ये भी हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है। अब हमने एक मेथड और इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हो सकता है यूज़र ने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद में जैसे ही यूज़र किसी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता है तो यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं कलेक्शन व्यू के अंदर किस तरीके से डेटा जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे स्कोप बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं नीचे कलेक्शन व्यू के अंदर। तो ये हमने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है ये वाली कोडिंग, तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्टेड स्कोप बटन। जैसे लिखने की कोशिश करेंगे एक मेथड हमारे पास यहाँ पे एंटर करके निकल के आएगा, सर्च बार का मेथड, जिसमें हमारे पास पैरामीटर है सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स डिड चेंज, और इसके अंदर हम अपने कोडिंग जो है वो करनी है। तो यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे, सबसे पहले करेंगे सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम पहले करेंगे ब्लैंक। और अब हमने स्कोप बटन प्रेस को करना है ट्रू। अब हमने स्कोप बटन की रेफरेंस लेनी है तो उसको हम इस तरीके से लेंगे, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स फोर्सली अनरैप, और उसको डेटा कौन सा पास करेंगे, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स। और अब हमने यहाँ पे जो हमारा सर्च डेटा है उसको क्लियर करना है रिमूव ऑल के थ्रू फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट लिस्ट। और यहाँ पे अब हम इफ़ के थ्रू जो है वो कंडीशन यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट टाइप है वो यहाँ तो इक्वल हो स्कोप बटन के,
या फिर यहाँ पे स्कोप बटन जो प्रेस किया है यूज़र ने वो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑल। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो अब हम डेटा को अपेंड करेंगे सर्च्ड डेटा जो फिल्टर्ड एरे थी उसके अंदर। तो कौन सा डेटा अपेंड करेंगे, जो भी प्रोडक्ट हम इटरेट कर रहे हैं उसको यहाँ पे अपेंड करेंगे और लास्ट में यहाँ पे हम माई कलेक्शन व्यू को जो है एक बार रीलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी मेथड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसका कोड भी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इस वाली एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बार इसको सेव करता हूँ और देख लेते हैं क्या हमने जो कलेक्शन व्यू के डेलीगेट और जो डेटा सोर्स है वो सेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डेटा सोर्स। सबसे पहले डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे, फिर इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। अब हमारे दोनों ही यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा सोर्स और डेलीगेट जो है वो सेट हो चुके हैं, कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। तो चलिए एप्लीकेशन का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रेडी है, कोडिंग भी हमने कर दी है। अब इस एप्लीकेशन को बिल्ड करके देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो है वो विदाउट एरर यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है, सिमुलेटर के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। डेटा आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली यहाँ पे कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करता हूँ तो स्कोप बार भी जो है वो प्रॉपर्ली स्कोप बटन्स के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। मैं कुछ भी सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से डेटा जो है वो सर्च्ड हो चुका है। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ पहले और यहाँ पे सर्च करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी में से जो डेटा था वो यहाँ पे सर्च होने के बाद जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं कैंसिल बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं मेरा पूरे का पूरा पर्टिकुलर कैटेगरी का डेटा जो है वो फिर से डिस्प्ले हो चुका है। और इसी तरीके से मैं अगर ऑल में क्लिक करके यहाँ पे सर्च करता हूँ तो अब कैंसिल पे क्लिक करने पे कंप्लीट डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। और अब मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ टॉगल करके, ताकि आप देख पाएँ कि सर्च बटन की जगह पे डन बटन जो है वो डिस्प्ले हो चुका है प्रॉपरली। और एक और कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली किसी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं नीचे किस तरीके से कैटेगरी वाइज जो है वो चेंजेस हो रही हैं। कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा फिल्टर्ड हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये भी हमारी जो कंडीशन थी वो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रही हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे हमने कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना है और सर्च बार की हेल्प के साथ डेटा को सर्च करवाना है और स्कोप बटन्स की हेल्प के साथ डेटा को कैटेगरी वाइज जो है वो हमने फ़िल्टर करवाना है या सर्च करवाना है। तो ये आपको पता लग गया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर जब भी हम वीडियो को अपलोड करें यूट्यूब पे तो आपके पास नोटिफिकेशन उसी टाइम पे पहुंच पाए। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ।